Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are in the topic of Indus Valley Civilization. In the last video, we covered these 3 points: intro, names and origin. यानी भूमिका और नामों को लेकर चर्चा हुई थी। कई नाम हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ओरिजिन यानी उत्पत्ति को लेकर चर्चा हुई थी। एंड वी हैव टू कवर ऑल दिस पॉइंट्स लाइक टाइम पीरियड, एक्सपेंशन कालक्रम, एक्सपेंशन विस्तार, साइट्स महत्वपूर्ण स्थलों को हम लोग देखेंगे, सोसाइटी और कल्चर यानी कि समाज और संस्कृति को देखेंगे, ठीक है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को देखेंगे और डाउनफॉल पतन को देखेंगे। मैंने पॉलिटिकल इसमें कोई पॉइंट नहीं रखा क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स पे कुछ नहीं है उस समय के, लेकिन अगर कहीं भी अगर थोड़ा बहुत है तो उसको हम इसी में कहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने उसको मेन पॉइंट नहीं बनाया है। तो आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे टाइम पीरियड और एक्सपेंशन यानी कालक्रम और विस्तार को, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बारे में 5 मिनट में हम रिव्यू कर लेते हैं, सो दैट यू मेक ए गुड कनेक्शन विद द टॉपिक। और जो नए बच्चे हैं वो जाकर पहले वीडियो को जरूर देख लें, और मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सीरियल वाइज लगा हुआ है सब कुछ, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास की क्लासेस लगातार चलती रहेगी। तो मैं थोड़ा पिछले वीडियोस को कवर कर लेता हूं 5-7 मिनट में। देखिए, हमने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमने 3 पॉइंट कवर किया था। तो हमने ये बताया था कि ये पश्चिमोत्तर प्रांत में इसका विकास शुरू हुआ था, डेवलपमेंट शुरू हुआ था, ठीक है, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, ठीक है। उस समय ये भारत है, आज का पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये जो है ये उस समय भारत का ही पार्ट था। और मैंने ये बताया था कि अगर इसका हम लोग एक्सपेंशन देखें, अगर एक्सपेंशन तो बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, समझाने के लिए इंट्रो के तौर पे मैं बता रहा हूं। यहां पर मांडा है कश्मीर में, और यहां पर दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, और ये सुक्ता गेंडर जो कि ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट, ये सुक्ता गेंडर जो कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, और इधर आलमगीरपुर इंडिया में, मेरठ में यूपी में, तो ये जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। और अगर इनको मिला दिया जाए तो लगभग त्रिभुजाकार आकार बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। ये एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था, और इसके कॉन्टेम्परेरी जो सभ्यताएं चल रही थी विश्व में, वो यहां पर देखिए, ये सऊदी अरबिया है, ये पर्सियन गल्फ है, ये और ये रेड सी है, लाल सागर। आप मैप में जाकर देख सकते हैं बेटर कॉन्सेप्ट के लिए। ये तो मैंने रफ मैप बनाया है। तो यहां पर मेसोपोटामिया है, जो आज का इराक है, वहीं पर मेसोपोटामिया है, सुमेरियन सिविलाइजेशन इसको कहते थे, और ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और यहां पर जो है इजिप्ट है, मिस्र, तो मिस्र की सभ्यता जो है वो यहां पर थी, नील नदी के किनारे। ये भी ब्रॉन्ज, ये भी ब्रॉन्ज, ये भी ब्रॉन्ज, तीनों जो कल्चर हैं तीनों ब्रॉन्ज कल्चर है, ठीक है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। मैंने बताया था कि स्टोन एज के बाद पहला मेटल जो यूज किया ह्यूमन ने, मानव ने, वो कॉपर इस्तेमाल किया, हाँ, तांबा इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद जब हम स्टोन एज के बाद तांबे का इस्तेमाल हुआ, फिर तांबे के साथ जब 3 को मिलाया गया तो ब्रॉन्ज बना, और ये ब्रॉन्ज कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर था, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये बताया था कि ये बहुत ही महान सभ्यता। क्यों महान सभ्यता? क्योंकि ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर इन दोनों को भी मिला लिया जाए, इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता को, इन दोनों सिविलाइजेशंस को, तो ये इनसे बहुत बड़ी है। दोनों को मिलाने के बाद करीब 12 गुना बड़ी है इनसे, हाँ, 12 फोल्ड। और अगर सिर्फ इजिप्ट से तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए मिस्र से, इजिप्ट से, तो ये इसकी तुलना में, यानी मिस्र की सभ्यता इजिप्ट की सभ्यता की तुलना में ये 20 गुना बड़ी है, ठीक है। तो सोचिए कितनी महान सभ्यता थी अगर इनसे तुलना किया जाए तो। महान इसलिए भी थी कि इनका टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था, हाँ, नगर नियोजन बहुत अच्छा था, पक्की सड़कें, बेहतरीन ड्रेनेज
सिस्टम, हाँ, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था थी, हाँ, सड़कें जो है राइट एंगल संपूर्ण पे काटती थी, ठीक है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि आपको बिल्कुल शहरीकरण उस समय था, अर्बनाइजेशन था उस समय, कहा जाता है कि अर्बन सिविलाइजेशन का एक क्लाइमेक्स देखने के लिए मिला था उस समय, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे मड ब्रिक का इस्तेमाल होता था, यहाँ पे बर्ट ब्रिक का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पे सड़कें आड़ी तिरछी जाती थी, यहाँ पे 90 डिग्री पे जाती थी, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट की उचित व्यवस्था नहीं, लाइट की उचित व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम की वैसी व्यवस्था नहीं जैसे हड़प्पा में थी। तो इस वजह से मैंने ये बताया था कि अपनी समकालीन कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन से हड़प्पा संस्कृति जो थी वो बहुत बहुत बेहतरीन थी, बहुत सर्वश्रेष्ठ थी और बहुत ही महान थी। क्योंकि अगर देखा जाए इकोनॉमी भी इनका स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अपने समकालीन सभ्यताओं से बहुत बहुत महान सभ्यता थी। ये मैंने इंट्रो में बताया था। नामों की मैंने तुलना की थी, तो नामों की बात मैंने की थी, तो अलग अलग नाम है, ठीक है ना। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से ये सिंधु नदी बहती है, ये सिंधु नदी, और इसी के आसपास ये शुरुआत हुई, पहले पंजाब में, और पंजाब से फिर साउथ में बढ़ा, ईस्ट में बढ़ा, वेस्ट में बढ़ा, हाँ, नॉर्थ में बढ़ा। तो ये आप देखिए कि ये है इंडस रिवर, और यहां से यहीं पे सतलज, व्यास, रावी सब है, और इसी के आसपास इस सभ्यता की शुरुआत हुई, हाँ, जो शुरुआती दौर में। तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी या इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। हमने इसमें चर्चा की थी इस पॉइंट में। उसके अलावा हड़प्पा जो है, हड़प्पा क्यों पड़ा भाई? क्योंकि दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921 में जब इस पहली बार किसी साइट की खोज की, जो कि पहली साइट थी, पहला महत्वपूर्ण स्थल इस सिविलाइजेशन का था, हाँ, जब 1921 में दयाराम साहनी ने उसको ढूंढा था, तो वो पहला साइट था, प्रारूप स्थल था, इसलिए उसका नाम हमने हड़प्पा भी दिया। हमने नहीं दिया उसका नाम हड़प्पा दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। सरस्वती क्यों कहा गया? देखिए अगर हम देखें तो ये इंडस रिवर तो आप देख ही रहे हैं, ये इंडस, और वैसे ही देखेंगे तो ये गंगा, इसी के बीच में कहीं सरस्वती बहती थी। पहले कभी विल्सन नामक जगह पर जाके विलुप्त हो गई थी। तो इसके बीच में 1100 साइट्स मिले, तो इस वजह से इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन या फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन भी कहा गया, प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि उचित व्यवस्था थी सारी चीजों की, जल निकास की बेहतरीन प्रणाली, सड़कें बहुत बेहतरीन, ठीक है, नगर नियोजन पूरा जो टाउन प्लानिंग था बहुत जबरदस्त शहरों की तरह। तो इस वजह से इसको पहली बार शहर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, तो इसको फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन कहा गया। उसके बाद इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा गया, क्योंकि ब्रॉन्ज आ गया इस समय तक, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा गया। इसको हमने देख लिया था। ओरिजिन पे हमने बात की थी कि 2-3 तरह के मत थे, ठीक है, 2-3 तरह के मत थे, 3 तरह के मत थे बेसिकली। एक मत कहता था, जिसमें कुछ स्कॉलर हैं जैसे कि फेयर सर्विस है, ठीक है, उसके अलावा आपको गॉड एंड चाइल्ड है, फेयर सर्विस नहीं, गॉड एंड चाइल्ड है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्रेमर है, क्रेमर के अलावा डीडी कौसाम्बी हैं, एचडी कालिया हैं, लियोनार्डो बुली हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर हैं, फेयर सर्विस यहां है, मैंने गलती से बोल दिया। तो इन लोगों का मत था, पिछले वीडियो में आप देखेंगे मैंने डिटेल लिखवाया हुआ है, तो वहां पर इन लोगों का मत था कि जो हड़प्पा की जो या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं उसके तार मेसोपोटामिया से जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन इनकी बातों को हमने अपने लॉजिक से कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यहां मैंने अभी नगर नियोजन की बात की, वैसी नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग यहां नहीं है, वैसी जैसी यहां लाइटिंग की व्यवस्था है यहां नहीं है,
ठीक है। जैसे यहाँ सड़कें हैं राइट एंगल पे, यहाँ नहीं है, आड़ी तिरछी सड़कें हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मड ब्रिक यानी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। तो इन सब चीजों से लगता है कि नहीं, ये जो है हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आयताकार मोहरें मिली है, रेक्टेंगुलर मोहरें मिली है, यहाँ पर सिलिंड्रिकल बेलनाकार मिली है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर नहीं है, मेसोपोटामिया मंदिर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मंदिर नहीं है। तो इन सब चीजों से लगता है कि नहीं, ये जो एक थियरी है कि इसका जो ओरिजिन है मेसोपोटामिया सुमेरियन सिविलाइजेशन से है, तो ऐसा नहीं है, या मेसोपोटामिया सुमेरिया से है, तो ऐसा नहीं है। इसको हमने अपने लॉजिक से कट किया था। एक दूसरा मत है जिसमें फेयर सर्विस है। अब फेयर सर्विस है और फेयर सर्विस है और है ये फेयर सर्विस, और दूसरी है रोमिला थापर। तो इन लोगों का ये कहना है कि आमरी नाल कुल्ली जो कि सिंध में पड़ता है, ये प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन वहां थी, ये हड़प्पा के पहले की सिविलाइजेशन थी, तो इसका ओरिजिन इधर सिंध में पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे इधर इंडिया का जो गुजरात है उसके अपोजिट, तो इन्होंने कहा कि वहां से है। तो इन चीजों को अगर देखें तो उनकी बातों में दम नजर आता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बलूचिस्तान जो था, सिंध जो था, सिंध तो पहले से ही भारत का पार्ट रहा है, पाकिस्तान जो है। तो यहाँ पे जो पॉटरी मिली, मृदभांड मिले, वो काफी कुछ मिलते जुलते थे हड़प्पा में। जो हड़प्पा बाद की संस्कृति है, इसे आमरी कुल्ली नाल के बाद की संस्कृति है। तो यहाँ पे जो मृदभांड मिलते हैं हड़प्पा में, वो आमरी कुल्ली नाल के मृदभांडों से मिलते जुलते हैं, इसलिए रोमिला थापर ने कह दिया, फेयर सर्विस ने कह दिया। और दूसरा जो इसको हम कहेंगे, एक तो जिन्होंने कहा क्रेमर, एच.डी. संकालिया, डी.डी. कौसाम्बी, गॉर्डन चाइल्ड, तो इन लोगों का एक विदेशी मत हम कहते हैं, विदेशी फॉरेन ओपिनियन। लेकिन अगर हम इंडिजिनस ओपिनियन की बात करें, तो माने कि इंडियन ओरिजिन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि रोमिला थापर और फेयर सर्विस जो है इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं, तो उनकी बातों में दम नजर आता है। दूसरा है एक अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल, ऑलचिन दंपति, ये लोग हैं। तो ये कह रहे हैं सोथी संस्कृति की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी, ठीक है। आप वहां पे देखिएगा वीडियो में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो इन्होंने कहा कि वहां से हुई थी। क्यों? यहां भी मृदभांडों में काफी सिमिलरिटी देखी गई। वहां के मृदभांडों में, सोथी संस्कृति के मृदभांडों यानी पॉटरी पे पीपल के पत्ते मिले, यहां भी मिले, ठीक है। लाइनिंग मिली, यहां भी मिली, रस्सी के निशान मिले, हड़प्पा में भी मिले। तो इस वजह से जो देसी मत है, फेयर सर्विस, रोमिला थापर और सोथी संस्कृति वाले अमलानंद घोष, और आलचिन दंपति, ये लोग जो हैं, इनके जो मत हैं वो काफी उस पे लॉजिक है और उनको माना जा सकता है कि उनका ओरिजिन जो है यहां से, हड़प्पा की जो ओरिजिन है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन है वो यहां से हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें या सुमेरिया की बात करें कि इसको ओरिजिन के तौर पे एक्सेप्ट करना संभव नहीं लगता। तो ये हमने पूरा एक लबोलुआब जो है पिछले वीडियो का वो दे दिया है 5-7 मिनट में। आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड पे हम चर्चा करते हैं। तो टाइम पीरियड को देखिए, ये मैं मिटा देता हूं। देखिए, अभी मैंने जो भी बोला है वो बहुत जल्दी बोला है, पिछले वीडियो को बस रिव्यू करने के लिए। आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। बस मैंने इसलिए बोल दिया ताकि आपको जो है ये ना लगे कि बिल्कुल नई चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमने ये बताया कि देखिए इतने सारे टाइम पीरियड आईबीसी के, ठीक है। ये टाइम पीरियड जो है इतने सारे हैं, टाइम पीरियड यानी कालानुक्रम, इतने सारे। ऐसा क्यों है? देखिए, टाइम पीरियड के बारे में आपको बस इतना जानना है। मैंने पहले भी कहा था जब वीडियो की शुरुआत की थी पहले वीडियो में कि इसके टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कहा गया है।
इसलिए अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड दिया है। जैसे प्रॉब्लम क्या है मैं अभी बताऊंगा। फादर एच हेरास ने कहा है कि 6000 बीसी में इसकी शुरुआत हो गई थी, 6000 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ने कहा 3250 से 2750 बीसी में शुरुआत हो गई थी। अर्नेस्ट मैके ने कहा 2800 से 2500 बीसी में शुरुआत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने कहा 3500 से 2700 बीसी में शुरुआत हो गई थी। डीपी अग्रवाल 2300 से 1700 बीसी में शुरुआत हो गई थी। मॉर्टाइमर व्हीलर 2500 से 1500 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी। फेयर सर्विस 2000 से 1500 बीसी और रेडियो कार्बन मेथड के हिसाब से 2350 से 1750 बीसी में इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो ये जो था अलग अलग टाइम पीरियड है। आपको इसलिए बताया गया है कि कई बार एग्जाम में ये मिलाने के लिए दे देगा। ठीक है ना, एक तरफ ये दे देगा, इधर टाइम पीरियड दे देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत का अंतर पड़ेगा डिफरेंट किताबों में, डिफरेंट बुक्स में, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड आपको दिया होगा और आपको ये दे देगा मिलाने के लिए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में, एक तो ये आपको मॉर्टाइमर व्हीलर को आपको याद रखना है, ये मॉर्टाइमर व्हीलर को इनको याद रखना है, इनका टाइम पीरियड बिल्कुल जुबान पे रहना चाहिए। उसके अलावा रेडियो कार्बन आपके जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जॉन मार्शल रहने चाहिए। ठीक है, ये रहने चाहिए। तो इन लोगों के जो ये 1 2 3 तो आपके माधव स्वरूप वत्स को भी आप रख सकते हैं, तो 3 4 को बिल्कुल आप ध्यान में रखे रहिए। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि यहां ये जो जॉन मार्शल का है जो 3250 2700 से 2750 बीसी, 3250 बीसी टू 2750 बीसी जो है इनका जो टाइम पीरियड जो इन्होंने दिया है, कालानुक्रम दिया है जो आईबीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये एक खरगोन इंस्क्रिप्शन है, यानी खरगोन अभिलेख हिंदी में कहेंगे। ये है मेसोपोटामिया का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली भी टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का यही है। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि जॉन मार्शल को अगर आप याद रखते हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि जॉन मार्शल का जो टाइम पीरियड है वही खरगोन इंस्क्रिप्शन यानी खरगोन अभिलेख का है, और खरगोन अभिलेख है कहां का? मेसोपोटामिया का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये अलग अलग क्यों है, सही टाइम के बारे में क्यों पता नहीं चला, समझने वाला ये मामला है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर टाइम पीरियड की बात कहें तो इसको लेके प्रॉब्लम है पता करने में। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बेसिकली एक प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम है एक्सकैवेशन। ठीक, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। देखिए, हड़प्पा की जो लिपि है या स्क्रिप्ट है वो पढ़ी ही नहीं गई अभी तक। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है पिक्चोरियल है, मैंने पहले भी बताया है, आगे भी देखेंगे हम। तो ये पढ़ी नहीं गई, और हमने बताया था कि जो हिस्ट्री है एविडेंसेस के आधार पर उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक काल। तो जब हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और हमारे पास कोई रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो उस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। लेकिन जब हमारे पास
आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी होता है और रिटन मटेरियल भी होता है, लेकिन रिटन मटेरियल को पढ़ा नहीं जा सके तो वो आता है प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में, और आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में ही उसको लिया जाता है। इसी वजह से ऐतिहासिक काल जिसमें रिटन भी इस्तेमाल हो रहा है, रिटन भी पढ़ा, जो रिटन मटेरियल है वो भी पढ़े गए, और एक्सकैवेशन से जो खुदाई में जो भी चीजें मिली उनके आधार पर तो इंफॉर्मेशन मिल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्ट है, रिटन मटेरियल है, अगर इसको पढ़ लिया जाता तो हम सही टाइम पीरियड के बारे में पता कर लेते। हाँ, क्यों टाइम पीरियड के बारे में? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर मेंशन होता कि इस समय का, ये अगर पढ़ लिया गया होता तो उसमें तो होगा कि भाई इस समय का है, कोई भी मटेरियल मिला, कोई भी पॉटरी मिला, कोई भी मतलब टॉयज मिला, इस तरह की कोई भी टूल मिला तो हम पता कर सकते थे क्योंकि उसमें लिखा होगा स्क्रिप्ट में। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं जा सका, जिस दिन पढ़ लिया जाएगा बात अलग होगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी जिस दिन पढ़ लिया जाएगा, इतिहास जो है, इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये तो स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम था। दूसरी बात, एक्सकैवेशन, खुदाई। देखिए खुदाई में क्या है, जब हड़प्पा की खुदाई हुई है, जब डिफरेंट साइट्स खोजे गए हैं ना, तो ये हमें बहुत डेवलप्ड स्टेट में मिले हैं। ये जो खुदाई हो रही है ये डेवलप्ड स्टेट में मिले हैं जो हड़प्पा के साइट्स हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो ये शहरी सभ्यता है, 7 ऐसे सिटी हैं जिनको कि कंसीडर किया गया, सिटी 7 ऐसे साइट्स हैं जिनको सिटी के रूप में कंसीडर किया गया। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, इस तरह के 7 साइट्स हैं। तो ये अपने उन्नत अवस्था में यानी कि डेवलप्ड स्टेट में मिले। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सिविलाइजेशन है जो है वो एक ही बार जो है वो डेवलप हो जाती है, या शहरीकरण के स्टेज को वो, या अर्बनाइजेशन के स्टेज को वो अचीव कर लेती है। उसे कई दौर से गुजरना पड़ता है, कई फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले वो क्या होती है, पहले वो होती है गांव होगा, उसके बाद मतलब विलेज होगा, गांव होगा, उसके बाद सेमी अर्बन स्टेज में आएगा, यानी कि शहरीकरण के स्टेज में आएगा। उसके बाद ये इसका शहरीकरण होगा। इस तरह से क्रमिक विकास होता है, किसी भी क्षेत्र का एक क्रमिक विकास होता है। लेकिन हमें जो है ये मिला है सिर्फ उन्नत अवस्था में। तो एक्सकैवेशन भी है, 2 तरह के एक्सकैवेशन में प्रॉब्लम है, 2 तरह से। परपेंडिकुलर एक्सकैवेशन में भी प्रॉब्लम है और हॉरिजॉन्टल में भी प्रॉब्लम है। क्यों? तो पहली बात तो ये है कि जब हम खुदाई करते हैं तो ये तो उन्नत अवस्था वाला मिला है, लेकिन इसके नीचे जब बढ़ते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ पे वाटर मिलता है, ठीक है, वाटर मिलता है। तो वाटर मिलता है तो इसके पहले क्या था या उसके पहले क्या था ये हमें पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी शहर तब तक अर्बनाइजेशन को अचीव नहीं करता जब तक वो डिफरेंट स्टेजेस से नहीं गुजरता है। गांव है, सेमी अर्बन स्टेट में आएगा, उसके बाद अर्बन स्टेट में आएगा, तो क्रमिक विकास होगा। तो वो हम पता ही नहीं कर पा रहे। अगर यहाँ पे हम खुदाई कर लेते, एक्सकैवेशन हो जाता और जो हमें रिमेन्स मिलते उनको हम यूरेनियम मेथड से या कार्बन डेटिंग मेथड से पता कर लेते कि भाई कब की है ये, तो इसके बारे में पता नहीं चल पाता टाइम के बारे में। तो परपेंडिकुलर, एक तो परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत खुदाई में प्रॉब्लम है, लंबवत परपेंडिकुलर एक्सकैवेशन में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन करते हैं तो समस्या यहां पे भी है। अब यहां पे क्या समस्या है, देखिए, अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन कैसे होगा, यहां पे जहां पे कोई सभ्यता पहले होगी, सिविलाइजेशन पहले होगी, वहां पर एक नई सभ्यता बन चुकी है, यहां पर उसका डेवलपमेंट हो चुका है। हमारी सभ्यता क्या है, हमारा सिविलाइजेशन तो नई सभ्यता है। तो अब हम यहां पर हैं, ठीक है, नई सभ्यता हो गई है। तो एक पुरानी सभ्यता की खोज के लिए, एक मई सभ्यता के खोज के लिए एक जीवित सभ्यता को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए परपेंडिकुलर में
परपेंडिकुलर एक्सकैवेशन में, परपेंडिकुलर खुदाई में, परपेंडिकुलर उत्खनन में तो समस्या है ही, हॉरिजॉन्टल उत्खनन में भी बहुत बड़ी समस्या है। और यही वजह है कि हम आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा संस्कृति के सही कालक्रम के बारे में, सही टाइम पीरियड के बारे में अभी तक पता नहीं कर पाए हैं। तो ये इसके कालक्रम को हमने खत्म कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन यानी कि एक्सपेंशन यानी विस्तार पर। हम इस पॉइंट पर आ गए, टाइम पीरियड हमने खत्म कर लिया, हम एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन विस्तार की बात करते हैं। ठीक है, अगर विस्तार की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है ये है मांडा में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। साउथ में इसका जो है, जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो है आपको दाइमाबाद में। ठीक है, दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, हाँ, प्रवरा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है, महाराष्ट्र में है ये दाइमाबाद चाल्कोलिथिक कल्चर का, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, चाल्कोलिथिक कल्चर, चाल्कोलिथिक एज यानी ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा साइट भी है, सबसे बड़ा सेटलमेंट भी है दाइमाबाद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद इसका जो वेस्टर्न मोस्ट है, देखिए नॉर्थ में है, ये यहां पे लिख देता हूं मैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट में सुक्टा गेंडर है, जो कि गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। ठीक है, दास्त नदी के किनारे। ठीक है, अभी मैं बता भी देता हूं। और यहां पे यूपी ईस्टर्न में, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है यहां पे है आलमगीरपुर, यहां पे मैं लिख देता हूं आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, भारत में। तो ये मैं पॉइंट लिखता हूं ई। ठीक है, अगर इन तीनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो मैंने अभी भी बताया, ये जो बनेगा, इसका जो आकार बनेगा, ऑलमोस्ट बन जाएगा ये त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर बनेगा ये। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकार कैसा है, तो ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब हमें इसका विस्तार देखना है। देखिए ये जो है, इसको हम एक तो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर एक्सपेंशन जो है ये है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो लंबवत एक्सपेंशन है ये यहां से यहां तक, तो परपेंडिकुलर जो एक्सपेंशन है, कुलर जो एक्सपेंशन है, ये है टोटल 1400 किलोमीटर का। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये 1600 किलोमीटर का है, यहां से ये वेस्ट से ईस्ट, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट ये है 1600 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ ये है 1400 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब जलीय सीमा अगर देखें तो यहां पर बलूचिस्तान से लेके हैं गुजरात तक आएगा जलीय सीमा, जो कि ये जो है जलीय सीमा, ये जलीय सीमा आपको बनेगा ये जलीय सीमा बनेगा आपको 1300 किलोमीटर का। ठीक है, यानी कि वाटर लिमिट जो होगा ये बनेगा 1300 किलोमीटर का। तो देखिए
नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर, यानी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, इसका एक्सपेंशन होगा वो 1400 होगा। जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये होगा 1600 किलोमीटर। जलीय सीमा जो होगा वो 1300 किलोमीटर, ठीक है, 1300 किलोमीटर वाटर लिमिट जो होगा, ठीक है। यानी कि मांडा से दाइमाबाद 1400 किलोमीटर, आलमगीरपुर से सुट्टागेंडर 1600 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन है। अगर हम मैप में समझने की कोशिश करें, आपको अगर फिर से मैं समझा दूं, ये मैंने एक मैप बना दिया, रफ मैप बना रहा हूं। ये मैंने रफ मैप एक बनाया, ठीक है। यहां पे ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। तो देखिए यही जो ये थोड़ा सा और इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा बलूचिस्तान का। तो ये जो है देखिए, ये है आपको यहां से यहां तक, देखिए ये जो बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है। ये जो यही जो मैंने बनाया हुआ है, ये ऐसे बनेगा यहां तक। थोड़ा सा और नीचे अगर ले लेंगे इसको, अगर एग्जैक्ट अगर देखें, थोड़ा सा और नीचे अगर हम ले लें तो ऐसे बनेगा। और ये यहां से यहां तक का ये आलमगीरपुर, सुट्टागेंडर टू आलमगीरपुर, ये ऐसे आएगा। यहां पे आलमगीरपुर ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू कश्मीर मांडा आ जाएगा। फिर यहाँ पे दाइमाबाद आ जाएगा नीचे, यहाँ पर महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसी को हम मिला देते हैं, ठीक है, इसी को हम मिलाते हैं। देखिए इसी को मिला दिया तो त्रिभुजाकार बन गया ये, ठीक है, ये त्रिभुजाकार बन गया, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे मांडा, दाइमाबाद, सुट्टागेंडर, ये बलूचिस्तान में है, दक्षिणी बलूचिस्तान में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो एक्सपेंशन है नॉर्थ साउथ का, वेस्ट ईस्ट का, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं और इस एक्सपेंशन को हम दो पार्ट में देखते हैं पहले, और फिर हम उसको प्रोविंसेस में बांट देंगे। देखिए ये अगर हम देखें तो ये एक्सपेंशन आपको दो पार्ट में अगर देखें तो एक तो बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो है ये केवल 40 साइट्स थे इसके, ठीक है। और एट प्रेजेंट नियर अबाउट लगभग 1500 साइट्स हैं, ठीक है। ये साइट्स जो हैं ये 3 देशों में है, ठीक है। एक तो अफगानिस्तान में है, दूसरा पाकिस्तान में, और तीसरा इंडिया में, ठीक है। अफगानिस्तान में 2 साइट्स हैं, पाकिस्तान में 475 साइट्स है ऑलमोस्ट, और इंडिया में मोर देन, अगर हम देखें तो मोर देन 925 साइट्स भारत में, ठीक है। मोर देन 925 साइट्स। अफगानिस्तान में 2 साइट हैं, पाकिस्तान में 475 हैं, ठीक है, और भारत में मोर देन 925 साइट्स हैं। तो इसको हम किस किस प्रोविंसेस में है ये हम देखते हैं, ठीक है।
अब यहां पे अगर देखें तो अफगानिस्तान में दो ही जगह है, एक है मोंडीगाक, दूसरा है शुर्तोगोई, दो प्रोविंसेस में है। पाकिस्तान में तीन प्रोविंसेस में है, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। इसको अगर आप समझ पाए, देखिए मैं एक ऑलमोस्ट छोटा सा एक मैप बना के समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान का जो पार्ट है, देखिए ये जो है ये है बलूचिस्तान का पार्ट या अफगानिस्तान का पार्ट। तो यहाँ पे ये मोंडीगांव का शुरू हो गई, और ये जो है देखिए ये जो है गुजरात के अपोजिट, यहाँ पे ये जो है ये लगभग ये है सिंध का प्रांत, ठीक है, सिंध है, ये पंजाब है, ये बलूचिस्तान है। ऑलमोस्ट आप मैप जाकर देख सकते हैं, ये है बलूचिस्तान, ठीक है, ये बलूचिस्तान है, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये है सिंध और ये है पंजाब। तो एक कुछ साइट्स पंजाब में पाए जाएंगे, हड़प्पा हड़प्पा पंजाब में है, सॉरी पंजाब यहाँ पे है, हड़प्पा पंजाब में है, सिंध में मोहनजोदड़ो, हाँ चनोदड़ो, ये सब सिंध में है। बलूचिस्तान में है सुतका कोह, सुक्टा गेंदर, ये सब बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान का एरिया है। तो ये आप मैप में समझ गए। भारत में देखें तो भारत में कश्मीर में लिख रहे हैं, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर आप JNK कर दो, JNK कर दीजिए। उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। उसके बाद आपको राजस्थान स्थान, उसके बाद आपको महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे भारत में हड़प्पा के साइट्स मिलेंगे, महत्वपूर्ण स्थल भी मिलेंगे। सारे उतने महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ स्थल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए दो जगह पे अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 475 जगहों पे, प्लेसेस पे, पाकिस्तान में और भारत में तो, और जो प्रोविंस होंगे पाकिस्तान में मात्र 3 होंगे, जो प्रोविंस होंगे अफगानिस्तान में मात्र 2 हैं। भारत में ऑलमोस्ट मोर देन, ऑलमोस्ट नहीं, मोर देन 925 साइट्स पे आपको 925 साइट्स आपको मिलेंगे भारत में, ठीक है। और खुदाई लगातार चल रही है, ये आंकड़ा परमानेंट नहीं है, लगातार एक्सकवेशन चलते रहते हैं, जहां भी पता चलता है एक्सकवेशन चल रहा है तो आंकड़े बदल भी जाते हैं, तो ये आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र, यानी सबसे ज्यादा साइट्स इंडिया में है, सबसे ज्यादा स्टेट्स में यानी प्रोविंसेस में साइट्स इंडिया में है। और इंडिया में अगर पूछा जाए भारत में तो सबसे ज्यादा गुजरात में है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स यहां पे होगा गुजरात में, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक चीज और समझ लीजिए, इंडिपेंडेंस के समय जो टोटल एरिया था, एरिया जो था ये इंडिपेंडेंस के समय, स्वतंत्रता के समय, ठीक है, इंडिपेंडेंस के समय टोटल एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था वो था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर
आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हो गया है ऑलमोस्ट 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हिंदी में कहेंगे। ठीक है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिपेंडेंस के समय 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस पूरा लिख दूं मैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर नियर अबाउट, लगभग इसका एरिया है, हाँ, यानी 20 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। तो ये ऑलमोस्ट हमने एक्सपेंशन को देख लिया पूरी तरह से। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी ऑल द इंपॉर्टेंट साइट्स थ्रू मैप। हम मैप में उनको देखेंगे कि महाराष्ट्र में कितने हैं, गुजरात में कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं, हाँ, सिंध में कितने, इनको हम एक मैप में देख लेंगे। और उसके बाद उनमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर जो 7 सिटीज हैं जिनको सिटीज की संज्ञा दी गई है, हाँ, उनको हम थोड़ा फोकस करके देखेंगे, उनके मेन फीचर्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो अगली बार हम अगले वीडियो में मेन फीचर्स देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइट्स के। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।